गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, दिस वन इज द चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। आधे से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा इसके रिमेनिंग पार्ट को कवर करके इसको चैप्टर को क्लोज किया जाए। कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है या जो स्पीसीज का जो एक्सटिंक्शन हो जाता है वो क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इसको इसके बच्चों चार बड़े रीजन हैं। फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सेकंड है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। थर्ड इज अलाइन स्पीसीज इन्वेजन एंड फोर्थ इज को एक्सटिंक्शन। सबसे पहले लेते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बच्चों, हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान। तो अगर किसी के हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, या फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइड कर देना, उसका कोई उस हैबिटेट का किसी और चीज में यूज किया जाना, तो इससे क्या होगा कि वहां रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका रहने का स्थान ना रहने से उनके सर्वाइवल पर खतरा आ जाएगा और धीरे धीरे वो क्या है, स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि कई जगह जंगल है मान लो, तो उन जंगलों को अगर काट दिया जाए तो नेचुरली उन जंगलों में रहने वाले जो एनिमल हैं या जो प्लांट स्पीसीज है तो उनके सर्वाइवल नहीं रहेगा और वो धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड लेते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या है कि जो नेचर से हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हुए हैं उनका अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, ज्यादा उनका यूज करते हैं, तो एक टाइम के बाद में धीरे धीरे उन रिसोर्सेज की कमी आ जाती है। चाहे वो एनिमल हो, वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं अलाइन। नोट्स जो मैं रिमेनिंग दूंगा उसमें काफी सारे एग्जांपल्स भी होंगे जो कि आप रीड करना उसको। नेक्स्ट लेते हैं अलाइन स्पीसीज इन्वेजन। अलाइन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब क्या होता है कि किसी एरिया में अगर कोई विदेशी बाहरी, अलाइन का मतलब होता है फॉरेनर, अगर बाहरी कोई स्पीसीज आ जाती है तो हो सकता है कि वो आके वहां पर जो वहां की जो ओरिजिनल स्पीसीज है उनके लिए खतरा बन जाए, उन पर वो अटैक करने लग जाए, उनके सर्वाइवल पर जो है बन आए, उनका सर्वाइवल ना रहे। तो अलाइन स्पीसीज के इन्वेजन से भी कई बार क्या होता है कि जो लोकल जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों को एक्सटिंक्शंस। को एक्सटिंक्शंस क्या है कि कई बार कुछ ऑर्गेनिज्म जो है म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। तो किसी एक स्पीसीज के किसी एक ऑर्गेनिज्म के ना रहने पर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्लांट अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो किसी ना किसी तरीके से पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो बच्चों वो एनिमल पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो किसी एक एनिमल के मान लो एक्सटिंक्ट होने पर क्या होगा, धीरे धीरे वो प्लांट स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि पॉलिनेशन के एब्सेंस में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये है। तो को एक्सटिंक्शन ये है कि एक साथ दो स्पीसीज का, दो ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्ट हो जाना, क्योंकि वो एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट है। तो किसी एक के डेड होने पर या रिमूव होने पर या एक्सटिंक्ट होने पर दूसरा भी अपने आप रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बच्चों, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, इसलिए जरूरी है अगर नेचर को बैलेंस रखना है, दूसरी जातियों को, स्पीसीज को बचाना है यदि, तो जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, स्पीसीज को कंजर्व किया जाए। तो रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्या क्या कारण है, क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। तो इसमें बच्चों रहते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन, सेकंड है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और आर्ग्यूमेंट, और थर्ड है इथिकल। दोबारा सुन लीजिए, रीजन क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के। फर्स्ट है नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, सेकंड इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट एंड थर्ड वन इज इथिकल आर्ग्यूमेंट। नैरोली यानी कि बच्चों हमें जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, इन सब से हमें कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक नैरो, मतलब एक नैरो हमारा यूज है या हमारी सोच है कि हमें उनसे फायदा है। तो क्योंकि हमें फायदा है तो हमें उन्हें बचाना चाहिए। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है, क्योंकि जो बड़े जो
पेड़ है, फॉरेस्ट है, तो वहां से फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो एनवायरनमेंट में जाती है, वो हमें मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो हमें मिलते हैं, तो हमारे स्वार्थ के लिए हमें उन्हें बचाना चाहिए। ठीक है, सेकंड लेते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन क्या है कि मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमें इनडायरेक्टली मिलते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स को। जो नेचर है वो बैलेंस रहता है, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, जितनी ज्यादा स्पीसीज होगी, उतना ही नेचर ज्यादा 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 बैलेंस होगा, एनवायरनमेंट सही से बना रहेगा। तो ये बड़े कारण हैं कुछ जिनकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों इथिकल। इथिकल ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम जीवों को बचाएं, हम स्पीसीज को बचाएं, उन्हें कंजर्व करें। ओके, तो ये इथिकल आर्ग्यूमेंट है। तो ये तीन बड़े कारण हैं रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के: नैरोली यूटिलिटेरियन, सेकंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एंड थर्ड इथिकल आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट लेते हैं इन सिट्यू कंजर्वेशन। इन सिट्यू कंजर्वेशन क्या है? इन सिट्यू कंजर्वेशन या इसे हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। इन सिट्यू कंजर्वेशन या इसे हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। और एक होता है एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। हम बात कर रहे हैं अब अप्रोचेस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब हम इस टॉपिक पर आ गए हैं जो कि इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है कि क्या क्या अप्रोचेस हैं टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कौन कौन सी अप्रोच है? तो फर्स्ट है इन सिट्यू कंजर्वेशन और सेकंड है एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। इन सिट्यू कंजर्वेशन क्या है बच्चों? जीवों को, एनिमल को, वाइल्ड एनिमल्स को, इस प्लांट स्पीसीज को, प्लांट और प्लांट्स को उनके नेचुरल आवास में ही, उनके प्राकृतिक घर में ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए और वहीं उन्हें कंजर्व किया जाए। इसे हम कहते हैं इन सिट्यू कंजर्वेशन। दोबारा सुन लीजिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, प्लांट है, इनको इनके प्राकृतिक घर में, इनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए और उन्हें बचाया जाए। This one is called in situ conservation or on site conservation. नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर इन सिट्यू कंजर्वेशन में भी कई सारे टाइप हैं, जैसे कि फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बच्चों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उन एरियाज को कहते हैं जहां की बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे कि इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो हॉट स्पॉट वो एरिया है जहां पर एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वहां पर देखने को मिलती है, तो उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स कहते हैं। और वहां पर जो है जीवों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। सेकंड लेते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज वो एरियाज हैं जो कि है तो नेचुरली, वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें ये घोषित कर दिया गया है कि ये नेशनल पार्क है, ये सेंचुरी है, ये इस तरीके से। ठीक है, और वहां पर क्या है कि दूसरे जो बाहरी इंटरफेरेंस है उनको कम कर दिया गया है बिल्कुल। तो इससे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले लेते हैं हम नेशनल पार्क्स। बच्चों नेशनल पार्क्स जो है वो लार्ज एरियाज होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषित कर दिया जाता है कि ये एरिया जो है प्रोटेक्टेड है और यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल हैं, वो अपने रह सकते हैं, सर्वाइव करते हैं वहां पर, और वहां पर बाहरी इंटरफेरेंस और इंटरप्शन इतना ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट नेशनल पार्क है बच्चों 1936 में एस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 में एस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम था हेलीज नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेलीज नेशनल पार्क। मैं लिख के बता देता हूं। हेलीज नेशनल पार्क। हेलीज नेशनल पार्क। बाद में इसका जो नाम है वो बदल के रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या रख दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोबारा सुन लीजिए, जो फर्स्ट नेशनल पार्क है 1936 में एस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम है हेलीज नेशनल पार्क, और बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है बच्चों, फिर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बच्चों ये लैंड के
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है कि किसी एरिया या लैंड के लार्ज ट्रैक्ट से ही, ठीक है, और जहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, कई सारे वाइल्ड एनिमल और प्लांट स्पीसीज वहां देखने को मिलती है, तो इन्हें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं, ठीक है। और उन्हें भी प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया जिससे वहां रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित रह सके, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बच्चों बायोस्फीयर जो रिजर्व है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये वो एरियाज हैं जहां पर ये भी लार्ज ट्रैक्ट से बच्चों प्रोटेक्टेड लैंड के, ठीक है, और जहां पर जो पूरे इकोसिस्टम है वहां को बचाया जाता है, और वहां के एनिमल प्लांट और इन स्पीसीज को वहां पर जो है प्रोटेक्शन देकर उन्हें सेफ रखा जाता है, ठीक है। और उनमें अलग अलग एरियाज बनाए गए हैं, जैसे कि सबसे जो पेरिफेरल या आउटर एरिया होता है उसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, और जो फिर उसके बाद का जो मिड एरिया होता है उसे हम बफर जोन कहते हैं। मैं भी डायग्राम भी बना देता हूँ। और एकदम जो सेंट्रल एरिया उसे कोर एरिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूं अभी ना। फिर लेते हैं सेकर्ड ग्रुव्स। बच्चों सेकर्ड ग्रुव्स क्या है? सेकर्ड ग्रुव्स जो है फॉरेस्ट एरियाज है, फॉरेस्ट एरियाज हैं, जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर जो कोटा है, झालावाड़ और सवाई, ये जो एरिया है यहाँ पर काफी सारे फॉरेस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप्स उन फॉरेस्ट एरियाज को कहते हैं जहां पर जो आसपास जो लोग रहते हैं, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन एरियाज को प्रोटेक्ट किया गया है, और कल्चरल और रिलीजियस उनका वहां पर जो है इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो नेचुरली वो जब एरिया प्रोटेक्टेड हो जाते हैं तो वहां रहने वाले जो एनिमल है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं रामसर साइट्स। बच्चों रामसर साइट्स क्या है? रामसर साइट वेट लैंड्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? वेट लैंड्स को कहते हैं, ठीक है। जो मॉइस्ट जो लैंड है, ह्यूमिड जो लैंड है, जहाँ पर वहां पर भी कई सारी प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं जो कि सरवाइव करती हैं। तो 1971 में ईरान के अंदर ये रामसर साइट का वहां पर एक जगह है रामसर, तो वहां से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। राजस्थान में भी जो सांबर लेक है वो रामसर साइट ही है, ठीक है बच्चों। तो दोबारा सुन लीजिए, रामसर साइट क्या है? वेटलैंड्स को कहते हैं, और उन्हें प्रोटेक्टेड किया जाता है जिससे वहां पाई जाने वाली जो स्पीसीज हैं वो सरवाइव कर सके, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट था। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, और फिर एक्स सिक्यू कंजर्वेशन को अपन समझते हैं। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो एरियाज है वो इस तरीके से तीन एरियाज में डिवाइडेड होते हैं। सबसे आउटर जो एरिया है इसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, जहाँ ह्यूमन मूवमेंट होता है और ह्यूमन सेटलमेंट भी होता है, वहां लोग रहते भी हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर आते हैं बफर जोन आ जाता है, जहां पर जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है और एक बैलेंस वे में, ठीक है। और फिर सबसे जो सेंट्रल पार्ट है वो कोर एरिया है, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्पीसीज है, वाइल्ड स्पीसीज है, और एनिमल और प्लांट की स्पीसीज वहां ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अपन नेक्स्ट ले रहे हैं मैप, मैन एंड बायोस्फीयर, बायोस्फीयर प्रोग्राम। बच्चों मैप क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, और ये यूनेस्को यूनेस्को को यूनेस्को जो है का स्टार्ट किया प्रोग्राम है 1971 में ये स्टार्ट हुआ था, और इंडिया में 1986 में ये आया, ठीक है बच्चों। तो इसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत वहां रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको बचाया जाए। बच्चों नेक्स्ट लेते हैं एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। एक्स सिट्यू कंजर्वेशन को मैं सिंपली बता देता हूं आपको। इन सिट्यू या ऑन साइट का मतलब होता है जीवों को उनके खुद के नेचुरल आवास में बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। एक्स सिट्यू का मतलब होता है कि अपने नेचुरल आवास के बाहर
उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और उनको बचाया जाए। अगर आज मैं बताऊं आपको जू की बात हो, जू है तो वो भी एक्स सिटू कंजर्वेशन का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम एक क्लोज्ड एरिया के अंदर वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला मैं लूंगा सीड बैंक। सीड बैंक्स क्या है कि कोई प्लांट स्पीसीज है और वो उसकी हायर प्रोडक्टिविटी है और हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उनके सीड को सुरक्षित रखना और सीड बैंक्स में संभाल के रखना और जरूरत पड़ने पर आगे उनको काम में लेना खेती के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ सीड बैंक्स के द्वारा जो 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 वैल्यूएबल प्लांट है उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सकता है। सेकंड लेते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बच्चों मैंने पहले बताया है आपको कि ये एक टेक्निक है जिसके अंदर किसी प्लांट की सेल या टिश्यू को लेकर लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी कंडीशंस में आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर उनको कल्चर करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। तो इस तरीके से भी विदाउट सीड भी हम वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट प्लांट्स को प्रोपागेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। बच्चों कोई एनिमल है और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, तो उनके गैमेट्स को, उनके स्पर्म्स को या उनके ओव्यूम्स को कलेक्ट करके प्रिजर्व किया जा सकता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन वो टेक्निक है। तो इसके अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पर्म्स को या ओव्यूम्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। पॉलन ग्रेन्स को भी इनमें, पॉलन ग्रेन प्लांट के जो पॉलन ग्रेन है उनको भी क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा प्रिजर्व किया जा सकता है लंबे समय तक। ठीक है, तो इस तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल है या कॉम्पोजिशन उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक और फिर बाद में उनको यूज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट ये रह गया है कि जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव है समय समय पर जो है अलग अलग समिट्स हुई है, इंडिया में भी, अफ्रीका में भी और अदर कंट्रीज में भी, जिससे बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए, कंजर्व किया जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका इतना ही है, लेकिन कल की क्लास में मैं थोड़ा सा पार्ट इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, आज तो मैंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया, तो इनके जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं वो मैं लेते हुए कल की क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। और ये जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो मैं आपको कल तक सेंड करता हूँ। ठीक है, जिससे आप इसको रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट कर लें। ठीक है।